हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो हमारा क्लास 11 के बच्चों के लिए है जो 10th से क्लास 11 में जस्ट अभी एंटर करेंगे, उनके लिए वीडियो है ये हमारा। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हम किस तरह से आगे बढ़ें क्लास 11 के अच्छे स्कोर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए केमिस्ट्री में, और हमें केमिस्ट्री की बिगिनिंग कैसे करनी चाहिए। तो उसको लेके मेरा आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले बच्चे आप ये समझिए कि केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री को क्या समझते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल्स वो चीज़ होता है जिससे हमारी दुनिया की सारी चीज़ें बनी होती है। तो मटेरियल्स के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को समझना होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो मटेरियल्स होते हैं, कोई भी मटेरियल्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। और ये यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि मटेरियल्स किसको कह सकते हैं, तो मटेरियल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना होता है वो होता है मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जो पार्टिकल्स हो गए वो हो गए 3 टाइप के। पार्टिकल्स के हमारे पास 3 ग्रुप बन जाते हैं। एक को हम एटम्स कहते हैं। एटम्स के कुछ मटेरियल बने होते हैं, कुछ मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ मटेरियल आयोन्स के बने होते हैं। और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयोन्स के बारे में काफ़ी पहले से 9th से 10th से आप जानना शुरू कर देते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को समझते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इनको हम समझते हैं। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ होता है। मटेरियल के बारे में दूसरी बातें जो आपको ध्यान पे रखना है, मटेरियल हमारे पास 2 तरह का होता है। कुछ मटेरियल प्योर फॉर्म में होते हैं और कुछ इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। कुछ मटेरियल प्योर फॉर्म में होते हैं और कुछ इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर मटेरियल वो होता है जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का बना होता है। यदि कोई मटेरियल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का बना हो तो हम उसको प्योर मटेरियल कहते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का बना हो। और यदि कोई मटेरियल 2 और मोर डिफरेंट काइंड के पार्टिकल के बने हो, 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल के यदि कोई मटेरियल बने हो, तब हम उसको इम्प्योर मटेरियल कहते हैं। सो 2 और मोर पार्टिकल्स form impure material. Okay, so 2 or more particle types form impure material. हम जब बेसिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल केमिस्ट्री है, वो फंडामेंटल केमिस्ट्री प्योर मटेरियल के बारे में बात करता है। प्योर मटेरियल या तो एटम्स का बना हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स का बना हो सकता है, या फिर आयोन्स का बना हो सकता है। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ, कैन यू हैव सम
idea, some examples of pure and impure materials. शायद आपको मालूम हो गोल्ड या सिल्वर या आयरन या एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर मटेरियल कहलाते हैं। और यदि कोई ऐसा मटेरियल है जो दो या दो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हुआ है या दो या मोर केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, तब हम उनको इम्प्योर मटेरियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रबर या प्लास्टिक, ये हमारा इम्प्योर फॉर्म ऑफ मटेरियल है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रबर की बनती है, प्लास्टिक्स की बनती है, मगर ये सारे मटेरियल्स इम्प्योर है, यानी इसमें बहुत सारे तरह के पार्टिकल आपस में मिलके इनको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, समझने का कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको समझना है बच्चे, केमिस्ट्री की जो बिगिनिंग होती है वो होती है प्योर मटेरियल से। और प्योर मटेरियल, प्योर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट्स आते हैं और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट्स से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स को रखे जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स से बनते हैं। हमारे दुनिया में अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और इन एलिमेंट्स का सबसे खास बात है कि ये एटम्स के बने होते हैं। ओके, सो इसके अंदर में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज मेड ऑफ a certain kind of atom, और अब यहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री की। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आयरन का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरन किस चीज का बना होता है, तो आप कहते हैं आयरन is made of iron atoms। आयरन के एटम्स से आयरन बनता है। आयरन के एटम्स को केमिस्ट्री में हम Fe बोलते हैं। सो Fe आयरन का एक एटम को डिनोट करता है। सो Fe is basically one atom of iron। और इस तरह से आपने आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल पहले से लर्न कर लिए होंगे। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप क्लास 11 की केमिस्ट्री शुरू करें तो सबसे पहला टारगेट ये रखें कि आपके पास कम से कम 40 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल मालूम होना चाहिए आपको। तो केमिस्ट्री की जो बिगिनिंग हम करेंगे बच्चे, तो उसमें सबसे पहला फोकस मेरा होगा कि आप आउट ऑफ 100 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स में से 40 एलिमेंट के एटम्स को पहचान लीजिए। उसके बाद केमिकल कंपाउंड की बात हम करेंगे। और केमिकल कंपाउंड में जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिकल कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस, प्योर मटेरियल होता है। सो केमिकल कंपाउंड को हम प्योर मटेरियल क्यों कहते हैं? क्या ये भी एक ही टाइप के पार्टिकल का बना होता है? आंसर यस, ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ और सिर्फ
CO2 के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। सो CO2 क्या है? CO2 मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल कैसे बना है? तो ये मॉलिक्यूल कार्बन के एटम से बना है। कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम के मिलने से ये मॉलिक्यूल बना है। सो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो हमारी दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी न किसी एटम से बने होंगे, और ये नॉलेज भी आपको पहले से थोड़ा बहुत तो है ही। तो हम अब आगे बढ़ें, देखें कि हमें क्लास 11 के केमिस्ट्री में कैसे, कहाँ से बिगिन करना चाहिए, राइट। तो जब भी आप केमिस्ट्री की बात करें क्लास 11 की, तो क्लास 11 की केमिस्ट्री की बिगनिंग सबसे पहले होती है लिस्ट ऑफ एलिमेंट से। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स का एक लिस्ट बनाइए, और इन एलिमेंट्स को आप अरेंज कीजिए, ठीक है, उनके एटम के हिसाब से। तो ज़रा देखिए एटम क्या चीज़ होता है, ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का पार्टिकल होता है, स्फीयर की तरह होता है। इसके सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के बाहर के स्पेस में, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर के स्पेस पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग पाथ में मूव कर रहा होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 पार्टिकल का नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का खास वैल्यू होता है, जो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर which is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom. ये एटॉमिक नंबर आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको रटना है, याद करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एटम, फर्स्ट यूनिक काइंड ऑफ एटम। पहला एटम हाइड्रोजन ही क्यों होता है? हमारे लिस्ट में पहला एटम हाइड्रोजन क्यों आया? हाइड्रोजन के बाद दूसरा एटम हीलियम क्यों आया? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, जो इसके 1 एटम को डिनोट करता है। हीलियम का सिंबल He होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में फर्स्ट 40 एलिमेंट्स के नाम और उनकी लिस्ट बनानी है। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम। लिथियम के बाद एक तो सिंबल और एक एटॉमिक नंबर। ये पहली आपकी प्रायोरिटी है, जो आप जितना जल्दी हो सकता है तैयार कर लीजिए। फोर्थ, लिथियम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है बेरिलियम का। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है। आपको अपने आप ही रैंडम तरीके से ये आपको एक लेवल अचीव करनी है कि किसी खास एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट होता है। इफ आई आस्क टुमारो what is the atomic number of iron, okay, it should not take more than seconds to answer this. आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल Fe होता है,
और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। सो इफ यू मेमोराइज दिस फास्टर देन यू विल अचीव अ लेवल फ्रॉम वेयर higher level of learning will be facilitated. For example, if I ask you, can you find the number of valence electrons? So हमारा next topic क्या है? Number of valence electrons निकालना है। किसी भी एटम का number of valence electrons आप कैसे निकालोगे? ओके, सो सबसे पहले आपको समझना होता है कि वैलेंस सेल किसको कहते हैं, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट किसको कहते हैं? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना होता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इसमें प्रोटॉन 26 है और इलेक्ट्रॉन भी 26 है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग ऑर्बिट में इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले वाले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड में 8 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, फोर्थ वाले में एक्चुअली थर्ड वाले में आपको 1 से लेके 18 करना है। ओके, थर्ड वाले में 1 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जरा हम आयरन तक आते हैं और फोर्थ में 1 से लेके 32 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। क्या 1 भी हो सकता है? सेकेंड में कितना हो सकता है? तो सेकेंड में भी 1 से 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फर्स्ट में भी क्या हो सकता है? 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जरा आप बात को समझिए, किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें कैसे याद रखना है? कैसे हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितना होता है? तो बड़ा छोटा सा ट्रिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिट का निकालना हो इन एन ऑर्बिट, तो आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैंने बोला मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यानी 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको बार बार भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है 2 into n²। एंड व्हाट इज n? n इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। यदि मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको बताना है 2 into 4 squared, दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? फोर्थ ऑर्बिट में 1 से लेके 32 तक हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि आयरन के अंदर जो 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आयरन का हम लिखने वाले हैं, आयरन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है उसको यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिखिए, आयरन का Fe26, और इनके ऑर्बिट को
पहले ऑर्बिट को K, फिर L, फिर M या N, इस तरह से आप लिखिए, या इसको आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट बोलिए। पहले में आउट ऑफ 26 2 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो थर्ड ऑर्बिट में मैंने बोला कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। तो क्या आपके पास उतना इलेक्ट्रॉन है भी क्या? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे आप 18 नहीं डाल सकते। तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालना चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इंश्योर करिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे हो जाएं, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप यहाँ डाल दीजिए। तो ये बन जाते हैं कितने? 8 और 2 10 हो गया, 12 हो गया। सो 14 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ डाल दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? स्कैंडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए 2, फिर 8, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 9 होगा, और फिर यहाँ पे 2 होगा। यदि मैं कैल्शियम की बात करूँ, कैल्शियम में 20 होते हैं। हाउ यू डिसाइड? 2, 8, 8 एंड देन हियर इज 2। आप एक बात को देख रहे होंगे, जब हम 20 से 21 में जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट वाले में इलेक्ट्रॉन हम नहीं बढ़ा रहे, हम 2 को 3 नहीं कर रहे, हम किसको बढ़ा रहे? हम सेकेंड लास्ट ऑर्बिट को बढ़ा रहे हैं। 8 से 9 हम जा रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, थर्ड ऑर्बिट जब तक 18 पूरे ना हो जाएं, ठीक है, तब तक आप फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाएंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक एलिमेंट है ब्रोमीन, और उसकी एटॉमिक नंबर 35 है। मैं यदि बोलूं कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तो आप फटाफट कैसे करेंगे? पहले में गया 2, दूसरे में गया 8, तीसरा में आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिना कोई प्रॉब्लम के डाल सकते हैं। तो 10 एंड 18 28 इलेक्ट्रॉन आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 28 में से अब आपके पास बच गए 7। इस 7 को आप यहाँ पे बड़ा आसानी से डाल सकते हैं। याद रखिए कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें 8 से ज़्यादा आप तब तक नहीं डालेंगे जब तक उसके आगे वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ना डाल दिए हों। तो जो मेरा आप लोगों से कहना है कि आपको एटॉमिक नंबर लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सीखिए तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हम उससे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो लेट्स नाउ ट्राई टू टेस्ट आवरसेल्फ। कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of an element which is phosphorus? नाइट्रोजन है यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा? 15। ओके, 15 एटॉमिक नंबर हो गया। लेट्स राइट द कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करें। पहले ऑर्बिट में हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद के ऑर्बिट में डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाले ऑर्बिट में डालेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस इज 5. If I ask you what is the valence electron in sulfur, again you will have to understand the first need is atomic number, then you need to distribute this 2, 8 and then 6. So if you are able to tell me what is the valence electron, then we can start a new level. Okay, so
what will be the new label? We can find very easily what is the valency, what is the nature of element, is it metal, nature of element, is it element, this element, a given element is a metal or a non-metal. We can easily identify metal and non-metal and their valencies. So which element will be called a metal? तो सबसे पहले मेटल को आइडेंटिफाई कीजिए. मेटल का मतलब होता है those elements having number of valence electrons either 1 or 2 or 3. So those elements having valence electron either 1 or 2 or 3 are definitely metals. What about the non-metals? Non-metals. So the number of valence electron if the number of valence electrons is 4, 5, 6, 7 or even 8, they are grouped in non-metal family. So this is so easy to find whether it is a metal, whether it is a non-metal. Suppose I ask you, is chlorine a metal or a non-metal? What is the proof? You just write the valence electrons, check the valence electron, it is 2, 7, 2, 8 and then 7. So because the number of valence electron is 7, this is a non-metal. Now, if we have been able to find the number of non-metal, then we can go to the next step and can find the valency. How we find the valency and how we define valency. Okay, so valency is called combining capacity of an atom, combining capacity of one atom with another atom, combining capacity of one atom with another atom, So in order to form molecule, okay, if you want to make molecule, how you decide one atom of sodium will combine with how many atoms of chlorine? So how we decide how many atoms of sodium will combine with how many atoms of chlorine? Okay, so this is very easy. One atom of sodium combines with one atom of chlorine and forms NaCl. NaCl unit, one NaCl molecule is made by one atom of sodium, one atom of chlorine. But if I ask you how many atoms of sodium will combine with how many atoms of oxygen to form the compound between these two atoms, now it is difficult. Okay, how you decide? But if you know the valency, you can very easily write what will be the formula of the molecule which will be formed. How we decide? If you see, sodium has electronic configuration 281, and what about oxygen? Here it is 2 and 6. So what is the valency of sodium and what is the valency of oxygen? If I know that, we can easily do that. So valency of metal is equal to number of valence electron. Number of valence electron means sodium has valency of 1. Sodium has valency of 1. What about
Valency of oxygen, if you see this, it is 6. So valency of non-metal, how you find valency of non-metal? Valency of non-metal is, you just subtract the outermost electron, valence electron, from 8. You get it 2. So valency of oxygen is 2. Valency is 2. What does it mean? It means oxygen 1 atom will combine with 2 atoms of sodium. Because valency is 2, its combining capacity is 2. So it will require 2 atoms of the other atom of valency 1 to combine with it. How we show it? We can show it very easily. Metals are usually written first and non-metals are written after that. Okay, so metals, to distinguish the valency, we write it here plus, and to distinguish from non-metal, we write it minus. Now, the trick is that we exchange the valency. So what will happen? Sodium will gain, sodium will have 2 here after exchange, and oxygen will have 1. And 1 is itself denoted. We need not to write 1 here because 1 oxygen is itself 1. So we write sodium and oxygen molecule as Na2O. Now, from atoms, we need to form infinite types of molecules. Okay, so if I ask you how you write these molecules, how you write the structure or the formula of chemical compounds made by combination of, first, let's say I have sodium and phosphorus. What kind of molecule they will form? What will be the formula of the molecule? If I ask you, I have calcium and nitrogen, can you tell me the formula of the compound made by these atoms? It's so easy. First of all, you write here 281. Here you write 28, and then here you write 5. Here you write 2, 8, 2. Here you write 2, 5. The valence electron is here 2, write here plus 2. Valence electron is 5, here you write 8 minus 5, which is 3. Here it is 1, so write plus 1. Here it is 5, so you write 3, minus 3. And then exchange, it becomes Na3P. And what about here? It becomes Ca3P2. Now, what is this molecule called? This molecule is called sodium phosphide. Phosphide. Why we are using the word phosphide? Because we learn later N-3 is known as nitride. P-3 is known as phosphide. O-2 is known as oxide, and that is how we will form different kind of molecules. Our next class will be on the formation of molecules of all possible types, and then we will start the very, very important concept called mole concept. So thank you very much. See you in the next class.